नमस्कार साथियों, मैं संजय नाथ व्याख्याता इतिहास एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि किस प्रकार महाराणा कुंभा के सत्ता लोलुप पुत्र उदा ने अपने ही पिता कुंभा की हत्या कर दी। पितृहंता शासक को मेवाड़ की प्रजा व मेवाड़ी सरदारों ने स्वीकार नहीं किया और कुंभा के दूसरे पुत्र रायमल को मेवाड़ आमंत्रित किया और उसे मेवाड़ की गद्दी पर बिठाया। साथियों, रायमल अपने जीवन काल में अपने उत्तराधिकारियों का निर्धारण नहीं कर पाया। परिणाम स्वरूप रायमल के सभी पुत्र अपने आप को उत्तराधिकारी समझने लगे और सत्ता की लालसा में रायमल के पुत्रों में खूनी संघर्ष प्रारंभ हुआ। इस संघर्ष में सांगा को अपनी एक आंख गंवानी पड़ी और अज्ञातवास बिताना पड़ा। सांगा के दूसरे भाई कुंवर पृथ्वीराज या उडना पृथ्वीराज के बारे में हमने देखा कि किस प्रकार अपनी बहन आनंदाबाई के ससुराल वालों को वह समझाने जाता है। लौटते हुए उनके बहनोई सिरोही के जगमाल ने उनके साथ में जहर के लड्डू बांध दिए और रास्ते में जब पृथ्वीराज ने उन लड्डुओं को खाया तो कुंभलगढ़ पहुंचते पहुंचते उन लड्डुओं ने असर दिखाना शुरू कर दिया और पृथ्वीराज की कुंभलगढ़ में मृत्यु हो गई। दूसरे भाई जैमल जो राव सुल्तान के साड़े रतन सांखला के साथ में लड़ता हुआ मारा गया। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार वह सोलंकियों के साथ लड़ता हुआ मारा गया। दोनों भाइयों के यानी दोनों सत्ता के जो प्रतिस्पर्धियों के मरने के बाद सांगा के शासक बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया। दोनों पुत्रों के मारे जाने से रायमल को दुख हुआ, लेकिन जब रायमल को यह सूचना मिली कि सांगा श्रीनगर के करमचंद के पास में अज्ञातवास बिता रहा है तो सांगा को मेवाड़ आमंत्रित कर रायमल ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। रायमल की मृत्यु के बाद 1509 में सांगा मेवाड़ का शासक बना। साथियों, परीक्षा उपयोगी जितने भी फैक्ट है सामान्य परिचय से संबंधित सांगा के मैंने बोर्ड पर पहले ही नोट कर दिए हैं समय अभाव की दृष्टि से। मतलब आपको तथ्य रटाना नहीं है, मेरा मतलब आपके अंदर इतिहास की समझ विकसित करना है। लेकिन वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाओं में जो वस्तुनिष्ठ प्रतियोगी परीक्षा है उनमें तथ्यों की भी अपनी एक भूमिका रहती है। लेकिन फिर भी मैं अपनी कहानी के माध्यम से सारे के सारे जो तथ्य है क्रमबद्ध आपके समक्ष रखूंगा। एक बार इनका आप नोट डाउन जरूर कर लें ताकि हमारा समय भी बचे। साथियों, शुरू करते हैं महाराणा सांगा की कहानी से। मैंने बताया भाइयों के साथ में सांगा का उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ। पहली बार ज्योतिषी को हाथ दिखाने जाते हैं, वहां कहते हैं कि सांगा के हाथ भाग्य में राजयोग लिखा है तो पृथ्वीराज तलवार से वार करता है और सांगा की तलवार की हुल लगने से एक आंख जाती रहती है। सारंगदेव ने बीच बिचाव किया। दोबारा वो भीमल गांव की चारणी के यहाँ जाते हैं और वहां पर भी चारणी यही जवाब देती है कि राजयोग तो सांगा के भाग्य में है। तो दोनों भाई पृथ्वीराज और जयमल सांगा को मारने दौड़ते हैं और सेवंतरी गांव तक पीछा करते हैं, जहां बीदा राठौड़ ने सांगा को अपना घोड़ा देकर वहां से विदा किया और जयमल और पृथ्वीराज से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की। सांगा अज्ञातवास में चला गया और इस अज्ञातवास के संबंध में एक कहानी है। कहते हैं कि सांगा श्रीनगर अजमेर के डाकू करमचंद पंवार की शरण में चला गया। अब करमचंद पंवार को नहीं पता है कि ये सांगा कौन है, कहां से आया है। अब इसके बारे में एक कहानी है जो मैंने अपने थंबनेल पे लगाई हुई है और सांगा शेषनाग के फन के नीचे आराम कर रहा है। साथियों, सांगा ने करमचंद पंवार के साथ रहते हुए कुछ कार्य लूट खसोट के भी किए, ऐसी कहानी में मिलती है। वो कहते हैं एक दिन सांगा जंगल में किसी पेड़ के नीचे आराम फरमा रहा था, तभी एक नाग देवता आके सांगा के ऊपर अपना फन तान लेते हैं। यह दृश्य करमचंद के सेवकों ने देखा और दौड़कर करमचंद को बताया कि यह दृश्य तो कोई शुभ जान पड़ता है। अगर कोई नाग देवता अपना फन किसी व्यक्ति के शीर्ष पर ताने, अपना आशीर्वाद दे तो मतलब ये कोई शुभ है।
करमचंद ने देखा कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जिसके सिर के ऊपर नाग देवता ने अपना फन ताना है। जब करमचंद ने सांगा से उसकी असलियत पूछी और सांगा ने अपनी असलियत बताई तो करमचंद ने अपनी पुत्री का विवाह सांगा के साथ कर दिया और सांगा को पूरी तरह से मदद की। और कहते हैं कि जब सांगा गद्दी पर बैठा तो उसने करमचंद को रावत की पदवी से सम्मानित किया। साथियों, सांगा के पिता का नाम रायमल था, माता का नाम रतन कुंवर। सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में हुआ। सांगा को हिंदूपत या हिंदूपति भी कहा जाता है क्योंकि सांगा अंतिम हिंदू शासक था जिसके नेतृत्व में राजपुताना के सभी शासक अपनी अपनी सेनाओं सहित सांगा के झंडे के नीचे एकत्रित हुए दुश्मन विदेशियों मुगलों को भारत से बाहर निकालने के लिए। इसलिए सांगा को हिंदूपति या हिंदूपत कहा जाता है। सांगा का राज्याभिषेक 24 मई 1509 को चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ साथियों। और सांगा की मृत्यु खानवा युद्ध के बाद साथियों द्वारा सरदारों द्वारा जहर देने के परिणाम स्वरूप कालपी नामक स्थान, कालपी मध्य प्रदेश में कालपी नामक स्थान पर 30 जनवरी 1528 को ही और इस दिन ही महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या की थी। तो महात्मा गांधी की हत्या और सांगा की मृत्यु एक ही दिन हुई 30 जनवरी को। और सांगा का अंतिम संस्कार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया गया। कहते हैं कि वहां बाद में जगमेर के अशोक परमार ने 32 खंभों की छतरी बना दी। साथियों, सांगा के शरीर पर 80 घाव थे। कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि सांगा के शरीर पर 80 घाव थे। युद्धों में उसने अपनी एक आंख भाई पृथ्वीराज से उत्तराधिकार के संघर्ष में लड़ते हुए खोई। खातौली के युद्ध में बायां हाथ और तीर लगने से बायां पांव खोया। और कर्नल जेम्स टोड ने कहा है सांगा सिपाही का अंश और सैनिक का भग्नावेश था। ये किसने कहा है कर्नल जेम्स ये सांगा के बारे में? तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि सांगा के शरीर पर 80 घाव और वह सिपाही का अंश और सैनिक का भग्नावेश था। साथियों, जब सांगा मेवाड़ की गद्दी पर बैठा तो मेवाड़ का ताज कांटों भरा था। मेवाड़ सांगा आंतरिक और बाह्य कठिनाइयों से घिरा हुआ था। सबसे पहले सांगा को अपने बाहरी शत्रुओं से अपने देश की, अपने राज्य की सीमाओं की सुरक्षा करनी थी। इसके लिए सांगा ने अपने सबसे विश्वस्त सहयोगी, जिसने अज्ञातवास में सांगा की मदद की थी, श्रीनगर के करमचंद पंवार को आमंत्रित किया। हालांकि करमचंद पंवार को रायमल ने भी कुछ जागीर दी थी, लेकिन सांगा ने करमचंद पंवार के एहसानों का बदला उसकी जागीर में बढ़ोतरी करके अजमेर, पर्वतसर, मांडल, फूलिया, बनेड़ा जैसे 15 लाख वार्षिक आय वाले परगने करमचंद को दिए और उसे रावत की उपाधि दे अपनी उत्तर पूर्वी सीमा की सुरक्षा निश्चित की। साथियों, उसके बाद में सांगा ने दक्षिणी सीमा की सुरक्षा के लिए बागड़ और पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए सिरोही के शासकों के साथ में भी मैत्रिक संबंध स्थापित किए। सांगा के समय दिल्ली, मालवा और गुजरात के सुल्तान थे जिनसे सांगा की या मेवाड़ की परंपरागत शत्रुता चली आ रही थी। अगर ये तीनों एक हो जाते तो सांगा के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते थे, लेकिन अलग अलग सांगा को कभी भी हरा नहीं पाए या उनकी इतनी वो सामर्थ्य नहीं था कि वो सांगा को अलग अलग हरा पाए। इसलिए सांगा को उनकी तरफ ध्यान देना आवश्यक था। कहते हैं भी जब सांगा मेवाड़ की गद्दी पर बैठा तब गुजरात का शासक, देखो साथियों ध्यान रखना, मेवाड़ जब सांगा शासक बना तब यहां के शासक कौन थे, ध्यान रखना, यह भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जब मेवाड़ की गद्दी पर बैठा तो गुजरात का शासक महमूद शाह बेगड़ा, मालवा का नासिरुद्दीन और दिल्ली का सिकंदर लोदी।
उसके बाद में महमूद शाह बेगड़ा की मृत्यु हो जाती है 1511 में, तो उसका पुत्र मुजफ्फर शाह गुजरात का शासक बनता है। मालवा के नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद में महमूद खिलजी द्वितीय मालवा या मांडू का सुल्तान बनता है 1511 में ही। दिल्ली के सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी 1517 में दिल्ली का सुल्तान बनता है। और साथियों, तीनों ही सुल्तानों को सांगा ने पराजित किया। गुजरात के मुजफ्फर शाह को 1520 में पराजित किया, मालवा के महमूद खिलजी को गागरोन के युद्ध में 1519 में पराजित किया, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को 1517 के खातौली बूंदी के युद्ध में और बांडी धौलपुर 1518 के युद्ध में पराजित किया। साथियों, ये सांगा से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है, एक बार इनको आप नोट डाउन कर लो। इनके बारे में विस्तृत चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे, अभी आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है साथियों, अब हम इनकी विस्तृत चर्चा करते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। गुजरात से संघर्ष, गुजरात से संघर्ष। साथियों, सबसे पहले हम गुजरात से संघर्ष पर चर्चा करेंगे। गुजरात से संघर्ष पर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। गुजरात से संघर्ष। साथियों, गुजरात का शासक जो है, मैंने बताया मुजफ्फर शाह था। कौन था? मुजफ्फर शाह। ये अपने राजस्थान मानते हैं और इधर राजस्थान का ये दक्षिणतम बिंदु यानी दक्षिणतम क्षेत्र, और यहां पर ये है मेवाड़ रियासत। ये मेवाड़ रियासत है साथियों, मेवाड़। और मेवाड़ का शासक है कौन? सांगा। मेवाड़ का शासक सांगा। मेवाड़ के पड़ोस में वर्तमान गुजरात में एक राज्य है ईडर। ईडर ईडर और इधर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में जो गुजरात पड़ता है वर्तमान में गुजरात, और यहां गुजरात का शासक है मुजफ्फर शाह। मुजफ्फर शाह जो मैंने पहले बताया था, मुजफ्फर शाह। साथियों, गुजरात के साथ संघर्ष की शुरुआत कैसे होती है, क्या कारण है, इन पर चर्चा करते हैं। वैसे तो गुजरात के साथ में मेवाड़ की परंपरागत शत्रुता थी, लेकिन सांगा की लड़ाई किस बात पर हुई वो उस पर चर्चा करते हैं। देखो, गुजरात का एक मेवाड़ और गुजरात का एक पड़ोसी राज्य है ईडर। ईडर में देखो सत्ता के दो उत्तराधिकारी हैं। एक तो है भारमल और एक है भारमल का चचेरा भाई रायमल। साथियों, सांगा तो रायमल को ईडर की गद्दी पर बैठाना चाहता था और मुजफ्फर शाह भारमल को। कहते हैं मुजफ्फर शाह ने भारमल को ईडर की गद्दी पर बिठाया, लेकिन सांगा ने भारमल को यानी मुजफ्फर शाह समर्थित भारमल को यहां से मार भगाया और ईडर की गद्दी पर सांगा ने किसको बिठा दिया? रायमल को। भारमल को मार भगाया और रायमल को बिठा दिया, जो भारमल मुजफ्फर शाह समर्थित था। तो कहते हैं कि बाद में मुजफ्फर शाह ने यहां अपने सेनापतियों के नेतृत्व में सेना भेजी और अंतिम बार जो सेना भेजी वो व्यक्ति था यहां मुबारिज मुलक। ये सेनापति है मुजफ्फर शाह का और ये सेना लेकर आया है मेवाड़। तो कहते हैं कि सांगा ने न केवल मुबारिज शाह को पराजित किया, बल्कि इसका अहमदनगर यहां गुजरात में है, अहमदनगर तक पीछा किया, अहमदनगर को लूटा,
अहमदनगर में मस्जिदों को सांगा ने जला डाला, वहां पर तोड़ फोड़ की, बहुत सारा धन प्राप्त करके सांगा चित्तौड़ वापिस लौटा और रायमल को ईडर की गद्दी पर बिठा दिया। तो साथियों, ये गुजरात संघर्ष आपको समझ में आया होगा। दोबारा रिपीट कर देता हूं कि गुजरात और मेवाड़ की सीमा पर स्थित ईडर राज्य, और ईडर राज्य में क्या था, दो भाइयों में सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष। दो भाई कौन, चचेरे भाई थे, एक तो भारमल और एक रायमल। गुजरात का शासक मुजफ्फर शाह ने किसका पक्ष लिया, भारमल का, और सांगा ने रायमल का। अंत में सांगा ने मुजफ्फर शाह को पराजित कर रायमल को अंतिम रूप से ईडर की गद्दी पर बिठाया, और 1520 में इसने मुबारिज खां को बुरी तरह से पराजित किया, और अहमदनगर, गुजरात में अहमदनगर तक पीछा करते हुए कहते हैं भी गया, और सांगा वहां अहमदनगर को तहस नहस करके जलाकर वापिस आया। साथियों, ये गुजरात से संघर्ष है, इसको नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 1520। उसके बाद में नेक्स्ट है मालवा से संघर्ष। मालवा से संघर्ष, मालवा से संघर्ष। साथियों, ये राजस्थान है जैसे मैंने बताया। अब इधर दक्षिण पूर्व में क्या है, वर्तमान में जो मध्य प्रदेश है, उस समय इसे बोलते थे मालवा या मांडू, और यहां 1511 में यहां का सुल्तान बना मोहम्मद खिलजी, महमूद खिलजी, सॉरी, महमूद खिलजी द्वितीय। साथियों, एक महमूद खिलजी प्रथम था जिसको कुंभा ने हराया था, ये द्वितीय था। साथियों, महमूद खिलजी द्वितीय एक कमजोर शासक था। देखो, जैसे ईडर राज्य यहां मेवाड़ की सीमा पे था ना, जैसे ईडर राज्य, ईडर, ये ईडर राज्य है, इसी प्रकार मेवाड़ की सीमा पर वर्तमान मध्य प्रदेश में एक राज्य था चंदेरी। इसको आप समझो, आप गुजरात को एक बार भूल जाओ, आप चंदेरी को ध्यान रखो। मेवाड़ का है सांगा, और इधर पड़ोस में है चंदेरी, और चंदेरी का है मेदिनी राय, एक हिंदू राजपूत शासक। कहते हैं कि मेदिनी राय मालवा या मांडू के सुल्तानों की अधीनता में रहता था, लेकिन जब मालवा या मांडू के सुल्तान कमजोर सिद्ध हुए तो मेदिनी राय ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी, और मालवा व मांडू के सुल्तानों के आधिपत्य को अब वो स्वीकार नहीं करता था। यहाँ तक कि महमूद खिलजी द्वितीय को मालवा या मांडू का सुल्तान बनाने में मेदिनी राय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहते हैं कि मेदिनी राय था जिसने महमूद खिलजी का पक्ष लिया उसके भाई के विरुद्ध में। तो महमूद खिलजी को शासक बनाने में कौन किसकी भूमिका? मेदिनी राय की। अब क्या है कि महमूद खिलजी एक प्रकार से मेदिनी राय के हाथ की एक प्रकार से कठपुतली बनकर रह गया, और सर्वे सर्वा मालवा या मांडू में कौन हो गया? मेदिनी राय। पावरफुल, सत्ता का केंद्र बिंदु मेदिनी राय। और एक हिंदू को अपने ऊपर, ये जो मालवा या मांडू के जो अमीर वर्ग सरदार थे, सामंत थे, वो एक हिंदू को अपने ऊपर स्वीकार नहीं कर रहे थे, और उन्होंने महमूद खिलजी को भड़काना शुरू कर दिया मेदिनी राय के विरुद्ध। लेकिन मेदिनी राय शक्तिशाली था, महमूद खिलजी मेदिनी राय का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। धीरे धीरे महमूद खिलजी भी अब मेदिनी राय से अपने आप को छुटकारा पाना चाहता था। तो कहते हैं कि महमूद खिलजी ने गुजरात के मुजफ्फर शाह, वही मुजफ्फर शाह से संपर्क किया। यहाँ के जो भी अमीर वर्ग ने, सरदारों ने कहा कि
मेदिनी राय की शक्ति को कम करना है और हमारा मदद कीजिए। कहते हैं भी गुजरात की सेना आई और महमूद खिलजी और यानी मालवा और गुजरात की सेना दोनों मिलकर चंदेरी पर कर दिया आक्रमण, जहां का मेदिनी राय शासक था। चंदेरी पर आक्रमण कर दिया साथियों, महमूद खिलजी द्वितीय और गुजरात की सेना ने मिलकर। अब क्या है कि मेदिनी राय भागकर कहाँ गया, सांगा की शरण में, कि मेरी मदद करें, महमूद खिलजी द्वितीय ने और गुजरात की सेना ने मुझ पर आक्रमण कर दिया, मेरे राज्य पर, और मेरा इसका बेटा भी मारा गया था। अब कहते हैं कि सांगा ने पहले तो मेदिनी राय को चंदेरी के सीमा पर मेवाड़ में एक जागीर दी, उस जागीर को कहते हैं गागरोन, वर्तमान में साथियों झालावाड़ जिले में है, झालावाड़। तो सांगा ने मेदिनी राय को कौन सी जागीर दी, गागरोन की। और जैसे अब सांगा ने मेदिनी राय के पक्ष में आकर उसे जागीर दी, और कहते हैं कि सांगा मेदिनी राय के साथ में एक बार मालवा पर चढ़ाई करने भी गया था, लेकिन सारंगपुर से वापस वो चला गया था। जब उसे लगा कि गुजरात की सेना वापस चली गई है तो सांगा भी वापस चला गया और उसने मेदिनी राय को गागरोन की जागीर दी। लेकिन महमूद खिलजी द्वितीय कहाँ चुप बैठने वाला था, उसे सांगा का मेदिनी राय को मदद देना नागवार गुजरा, और उसने 1519 में गागरोन पर आक्रमण कर दिया। यहां साथियों युद्ध होगा गागरोन का युद्ध, गागरोन झालावाड़ में है वर्तमान में, झालावाड़ वर्तमान में 1519। इस गागरोन के युद्ध में राणा सांगा ने महमूद खिलजी को बुरी तरह से पराजित किया। न केवल पराजित किया, उसे बंदी बना लिया। जैसे कुंभा ने महमूद खिलजी प्रथम को बनाया था, उसी प्रकार सांगा ने महमूद खिलजी को बंदी बना लिया, उसे अपने शिविर में ले आया और उसके बाद उस घायल महमूद खिलजी का उसने उपचार करवाया और बंदी बनाकर उसे कहाँ ले आया, चित्तौड़ ले आया। कुछ किताबों में 3 महीने दिया हुआ है, कुछ किताबों में 6 महीने, आप कुछ भी मान लो, कहते हैं भी 3 या 6 महीने तक महमूद खिलजी सांगा की कैद में रहा। साथियों यहाँ एक महत्वपूर्ण फैक्ट बताऊंगा, लेकिन अभी इसको बात को कंप्लीट करते हैं। कहते हैं भी 6 महीने तक यहाँ महमूद खिलजी सांगा की कैद में रहा। एक दिन कैद में सांगा महमूद खिलजी से मिलने आता है और उसे एक गुलदस्ता देता है, गुलदस्ता भेंट करता है। कौन, सांगा महमूद खिलजी को। इस प्रकार तो महमूद खिलजी कहता है सांगा को कि अगर कोई छोटे को दे तो इस प्रकार दिया जाता है और बड़े को दे तो इस प्रकार नजर की जाती है। नजर का तो सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि मैं आपका कैदी हूं और आपसे हाथ फैलाकर लेना मुझे स्वीकार नहीं है, शोभा नहीं देता। और उसकी बात सुनकर सांगा प्रसन्न हुआ और कहा कि जा तेरे को मालवा दिया। सांगा ने उसे मालवा लौटा दिया और उसे रिहा कर दिया और विजय स्मृति में, विजय चिन्ह के रूप में कहते हैं कि सांगा ने महमूद खिलजी का रत्न जड़ित मुकुट, ध्यान रखना, रत्न जड़ित मुकुट और सोने पर एक सोने की कमरबंद पेटी विजय स्मृति के रूप में अपने पास रख ली और महमूद खिलजी को उसका राज्य लौटाकर रिहा कर दिया। साथियों, सांगा के इस कार्य की मुस्लिम इतिहासकारों ने प्रशंसा की है और एक इतिहासकार है, मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, निजामुद्दीन अहमद। इसकी पुस्तक है तबकाते अकबरी। साथियों,
जैसे कुंभा ने महमूद खिलजी को अपनी कैद में रखा फिर रिहा कर दिया, उसी प्रकार सांगा ने महमूद खिलजी द्वितीय को कैद में रखा और उसे राज्य लौटा कर रिहा कर दिया। मुस्लिम इतिहासकारों ने सांगा के इस कार्य की प्रशंसा की है। मुख्यतः तबकाते अकबरी में निजामुद्दीन अहमद लिखता है कि दुश्मन पर विजय पाने के बाद पीछे से राज्य दे देना मालूम नहीं होता ऐसा काम किसी और ने किया है, ऐसा काम तो सांगा ही कर सकता है। साथियों, जो मैं कह रहा था कि आपको एक महत्वपूर्ण फैक्ट बताऊंगा कि गागरोन के युद्ध में महमूद खिलजी को पकड़ने वाला, बंदी बनाने वाला जो सेनापति था वो था चारण हरिदास। इस युद्ध में चारण हरिदास ने, याद रखना, चारण हरिदास ने क्या है, इस महमूद खिलजी को पकड़ा था, पकड़ने वाला। कहते हैं भी चारण हरिदास के इस कार्य से सांगा प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर चारण हरिदास को कहा, जा चारण हरिदास, तेरा मेवाड़ सारा का सारा तेरा। लेकिन चारण हरिदास ने कहा, नहीं, मुझे पूरा मेवाड़ नहीं चाहिए, मैं बस पूरे 12 गांव रखूंगा। और 12 गांव रखे और वापिस सारा मेवाड़ लौटा दिया। सांगा की एक प्रकार से देखो, दिल देखो, जा हरिदास, पूरा मेवाड़ तेरा। लेकिन हरिदास ने सिर्फ 12 गांव रखे। साथियों, ये था मालवा से संघर्ष। कहते हैं, कुछ इतिहासकारों ने कहा कि सांगा ने महमूद खिलजी को छोड़कर एक प्रकार से उसे भावी संघर्ष को टाल दिया और कहते हैं कि उसे अपना एक प्रकार से मित्रता उससे रख ली, या उसे आगे से उसने क्या है कि सांगा के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया। तो सांगा की कुछ इतिहासकार इस कार्य की आलोचना करते हैं, तो कुछ कहते हैं कि तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सांगा ने जो निर्णय लिया महमूद खिलजी द्वितीय को छोड़ने का, वो उचित था। तो साथियों, ये था मालवा से संघर्ष। अब हम बात करते हैं दिल्ली से संघर्ष की। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूं। साथियों, जब सांगा मेवाड़ की गद्दी पर बैठा तो सिकंदर लोदी दिल्ली का सुल्तान था। उसके समय सांगा ने दिल्ली के क्षेत्रों पर धावे मारने शुरू किए। मेवाड़ की सीमा पर स्थित दिल्ली के जो भी एरिया थे वहां पर सांगा ने अधिकार कर लिया। लेकिन सिकंदर लोदी में इतनी क्षमता, सामर्थ्य नहीं था कि सांगा की कार्यवाही का वो उचित जवाब दे पाता। लेकिन सिकंदर लोदी के बाद जब इब्राहिम लोदी शासक बना तो उसने 1517 में बनता है, और सांगा के अपनी सीमा पर वो शक्तिशाली शासक को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने क्या है कि सांगा के इन कार्यों का विरोध करना शुरू कर दिया। और 1517 में उसने सांगा के राज्य पर आक्रमण किया और वो युद्ध होता है साथियों खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध। अब खातौली के युद्ध के बारे में बहुत सारे बच्चों में संशय रहता है, उसको दूर कर देता हूं। वर्तमान में देखो, पहले बूंदी रियासत और वर्तमान में पीपलदा तहसील कोटा में है खातौली। ध्यान रखना, पहले जो खातौली था वो था बूंदी रियासत में। पहले कहां था? बूंदी रियासत में, और वर्तमान में पीपलदा तहसील कोटा में है। कहते हैं भी इस युद्ध में इब्राहिम लोदी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया और सांगा ने इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से हराया। इब्राहिम को हराया। लेकिन इस युद्ध में सांगा के बायां हाथ कट गया और पांव में तीर लगा और सांगा का पांव हमेशा के लिए खराब हो गया। यहां ध्यान रखना, सांगा का बायां हाथ और पैर
तीर लगने से खराब हो गया। बायां हाथ कट गया और जो पैर है उसके तीर लगने से खराब हो गया, लेकिन सांगा ने अद्भुत वीरता का प्रदर्शन करते हुए सल्तनत की सेना को भागने पर मजबूर कर दिया। सल्तनत की, इब्राहिम लोदी की यह बुरी तरह से पराजय थी। दिल्ली की पराजय मतलब पूरे भारत के सम्राट की पराजय, क्योंकि दिल्ली का सुल्तान उस समय पूरे भारत का सम्राट माना जाता था और उसको पराजित करना मतलब सांगा की शक्ति सर्वोच्च स्तर पर थी। सभी शासक सांगा की शक्ति को मान्यता देने लगे। राजपुताना के प्रत्येक शासक सांगा के अधीन रहना अपने आप को गौरव मानने लगा, क्योंकि सांगा ने दिल्ली का मतलब भारत के सम्राट को हराया था। अब पूरे भारत में दिल्ली की जगह जो शक्ति का केंद्र बिंदु मेवाड़ हो गया और इस बुरी पराजय का बदला लेने के लिए अगले ही वर्ष इब्राहिम लोदी ने मियां माखन और मियां हुसैन के नेतृत्व में फिर आक्रमण किया, और वो आक्रमण है साथियों बाडी का युद्ध। बाडी का युद्ध धौलपुर में, बाडी साथियों धौलपुर 1518। सेनापति कौन है? मियां माखन और मियां हुसैन। साथियों इस युद्ध में भी सांगा ने अद्भुत वीरता का प्रदर्शन करते हुए सल्तनत की ईंट से ईंट बजा दी और सल्तनत की सेना भाग खड़ी हुई। दूसरी बार पराजय थी ये सल्तनत के शासक की, दिल्ली के सुल्तान की, और महाराणा प्रताप की शक्ति का डंका पूरे भारत में बजने लग गया। कहते हैं यह पूरे भारत के शासक महाराणा प्रताप की सत्ता को, शक्ति को मान्यता देने लगे। अब भारत की जो शक्ति का केंद्र बिंदु है वो दिल्ली से हटकर मेवाड़ हो गया। साथियों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।